जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन सब की हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे और उसके बाद हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए हमारी सरकार डालेगी और एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। और भारत की बढ़ती ताकत के कारण सारी दुनिया भारत की सराहना कर रही है। दुनिया में कहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हो जाए, यानी गरीबी की संकट से उनको छुटकारा मिल जाए। पहली बार दुनिया में किसी देश पे हुआ है तो केवल और केवल भारत में हुआ है बहनों भाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस तो अब जंग लगा हुआ लोहा हो गया। जंग लगा हुआ लोहा है कांग्रेस इस समय। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से आप विजय दिलाइए। छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों को सही दाम दिलवाया, धान के लिए सही दाम दिलवाया। अब हम वो देश में करने जा रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हमारा सबसे पहला काम किसानों का कर्जा माफ होगा और जो लीगल कानूनी एमएसपी हम हिंदुस्तान के किसान को देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बस्तर की उस बिसात पर जिस पे आज उतरे थे दो बड़े योद्धा और दोनों के बीच जुबानी जंग का जो दौर हमें देखने को मिला, उसका क्या राजनीतिक मायने हैं, किस तरीके के राजनीतिक असर इस पूरे सभाओं के दौरान होंगे, इसका चुनाव में क्या असर दिखेगा, इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नितिन भंसाली जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज्जवल दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषण हमारे बीच लेकर मौजूद हैं राजनीतिक जानकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और जैसा कि हमने बताया कि पहला चरण और पहला रण बस्तर का होने वाला है और बस्तर में पूरी तरीके से राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। मोदी के बाद आज राहुल की सभा से कांग्रेस की उपस्थिति भी दर्ज हो गई है। तो ऐसे में होने क्या वाला है बस्तर में? क्या बस्तर का रण केवल केंद्रीय मुद्दों पे लड़ा जाएगा या स्थानीय मुद्दों का भी कुछ असर होगा? एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज अपने तर्कस से कई तीर छोड़े हैं। तो सबसे पहले नितिन भंसाली जी की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बस्तर की यह सीट जो कि कांग्रेस के पास थी, उसे कांग्रेस कैसे बचाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उल्टे परिणाम देखने को मिले थे। भंसाली जी, विधानसभा चुनाव के परिणामों के विपरीत देखिएगा आप इस चुनाव में परिणाम नजर आएंगे। ये सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी और मैं दावा करता हूं ये सीट अभी भी कांग्रेस के पास ही रहेगी। जिस प्रकार राहुल जी ने आज सभा में पूरे देश के मामले में जो गारंटियों की बात की, वो बस्तर के लिए भी लागू होती है। महालक्ष्मी योजना की बात करें, किसान न्याय की बात करें, युवाओं के न्याय की बात करें, तो हम न्याय की बात कर रहे हैं और इन न्याय को लेकर, इन गारंटियों को लेकर हम आम जनता के बीच हैं। इन 10 वर्षों में हम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के शासनकाल को देखें तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े जुमले इन्होंने किए थे और उन जुमलों से जनता जो है वो त्रस्त है। और जिस प्रकार महंगाई, बेरोजगारी, सीमाओं पर असुरक्षा, इन सारी चीजों को लेकर जनता जो है वो जवाब देने के लिए मन बना चुकी है और बिल्कुल वोट की चोट से जो है निश्चित तौर पर बस्तर में इस बार जो है परिणाम पुनः कांग्रेस के पक्ष में होंगे। और कवासी लखमा एक जो लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है, अजय योद्धा है, 6 बार के विधायक हैं, सरपंच से लेकर विधायक से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर और अब सांसद होने जा रहे हैं। तो कवासी लखमा जी निश्चित तौर पर भारी पड़ रहे हैं और भाजपा की जमीन जो है वहां पर हिली हुई है। तो एक कमेटी बनाकर
घूम घूम कर कौन हम लोग कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, इसी स्क्रिप्ट को लेकर, घिसी-पिटी स्क्रिप्ट को लेकर घूम रहे हैं, पर मुद्दों पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है, मुद्दों पे बात नहीं हो रही है और इसीलिए राहुल जी ने आज मुद्दों की बात की है। लेकिन इन सब बातों का जवाब कैसे भाजपा दे रही है, और भाजपा भी कहीं कम नहीं है, वो भी तुर्की बात तुर्की ऐसी सभाएं आयोजित कर रही है ताकि कहीं भी कम ना दिखे। उज्जवल दीपक जी हमारे साथ है। उज्जवल जी, आदिवासी क्षेत्र और वहां पर कांग्रेस का आदिवासी कार्ड, वो बार बार ये कहते हैं कि आदिवासियों की अनदेखी होती है, कुछ बड़े घरानों को मौका दिया जाता है, आदिवासी पीछे रह जाता है। ये एक नैरेटिव लेकर कांग्रेस चल रही है, इसका कांग्रेस बीजेपी कैसे तोड़ निकालेगी? ये इस भ्रम को, इस बात को, इस संवाद को कैसे तोड़ेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जानती है कि जब राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने की बात आई थी तो कांग्रेस ने एक आदिवासी महिला का कैसे विरोध किया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम असली आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, जिसको भाजपा ने बनाया है। छत्तीसगढ़ राज्य को भाजपा ने बनाया है, हमने ही बनाया है, हम भी संवारेंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनता इन लुभावने वादों में आने वाली नहीं है। जहां तक बात है वादों की, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के टाइम के समय भाजपा ने 12,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। उसकी काट में कांग्रेस ने 15,000 देने का वादा किया, पर जनता ने यकीन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस ने पिछले वादे पूरे नहीं किए थे। चरणदास महंत जी बोलते हैं मोदी जी डिफॉल्टर हैं, हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी डिफॉल्टर है। पूरी की पूरी पार्टी, इनके आका, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, इनके सारे नेता। आप याद कीजिए, कांग्रेस का एक नारा होता था, ना जात पर, ऐसा कुछ नारा था इनका, क्या क्या लगेगा हाथ पे, जो भी था। मैं पूरा नारा बोलना नहीं चाहता, मैं विज्ञापन नहीं करना चाहता कांग्रेस पार्टी का। और अब ये बात करते जाति जनगणना कराने की, क्या विचार है, क्या विचारधारा है कांग्रेस की? वेवलेंथ क्या है? आइडियोलॉजी है, ये खत्म हो चुकी है। मुझे तो लगता है इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन मार्क्सिस्ट कांग्रेस बन गई। मार्क्सवादी विचारधारा पे चल रही है, कम्युनिस्ट सोच से चल रही है ये पार्टी। और इसी कारण जब इनके बड़े नेता आते हैं बस्तर के दौरे पे तो ये कहते हैं कि नक्सलवादी हमारे भाई है, हमारे से बिछड़े हुए लोग हैं। और कवासी लखमा जी स्टेटमेंट देते हैं कि पुलिस को तीर धनुष से मारिए और नरेंद्र मोदी मरेगा। और चरणदास महंती जो राजनांदगांव में जाके कहते हैं लाठी मारो मोदी को, लाठी मारने वाला चाहिए। जांजगीर में लाठी मारने वाला चाहिए। और शिव डहरिया नहीं मार पाएगा, शिव डहरिया गाली देता है। आप सोचिए क्या ब्रांडिंग कर रहे हैं। अब चरणदास महंती जी क्या ब्रांडिंग कर, वो कवासी लखमा को कहते हैं कि कहीं 13 तो नहीं था नक्सली हमले में 2013 में। भूपेश बघेल को कहते हैं कि लाठी मार के मोदी का सिर फोड़ेगा। और शिव डहरिया को बोलते हैं ये गालीबाज है। कोरबा में बयान नहीं देते, वो जांजगीर चांपा में बयान देते हैं, राजनांदगांव में बयान देते हैं, बस्तर में बयान देते हैं। लेकिन चरणदास महंत जी भूपेश बघेल को निपटाने में लगे हुए हैं, शिव डहरिया को निपटाने में लगे हुए हैं। और कवासी लखमा तो खुद ही हार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला था मैं तो बेटे के लिए टिकट मांग रहा था, मेरे को डौकी पकड़ा दी कांग्रेस पार्टी ने। अरे भाई, चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, नहीं लड़ते। रायपुर के सांसद आपकी टिकट वापस करने गए थे, ऐसा कैसे हुआ? उज्जवल जी, बात ये हो रही है कि क्या स्थानीय मुद्दे वहां पर गौण हो गए हैं? क्या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ही केवल बात होगी? अब आपकी सरकार है तो आपने क्या 3 महीने में किया, ये भी तो एक मुद्दा है। तेंदुपत्ता का जो राशि है 5,500 आज तक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 5,500 रुपए मिल रहा है आदिवासी भाइयों को। प्रधानमंत्री जन योजना से आवास, पानी आदिवासी भाइयों के घर घर तक पहुंच रहा है। और कैसा, और क्या करें? मोदी की गारंटी है, पूरी हुई है 3 महीनों के दौरान। आज चप्पल पार्टी नहीं है। आएंगे और काफी मौका मिलेगा एक दूसरे के सवालों का जवाब देने का। एक बार अजय चंद्राकर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बस्तर की तासीर अलग तरीके की है, वहां का परिणाम कई बार अलग हमें देखने को मिला है। चंद्राकर जी, ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे काम कर रहे हैं उसके अलावा बस्तर में क्या फैक्टर काम कर सकता है जिस पर दोनों पार्टियों को ध्यान देने की जरूरत है? आपका क्या आकलन है? देखिए मोहन जी, पहली बार छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं है कि वो आदिवासी हैं, उनके साथ और उनका साथ और इकबाल लगा हुआ है। पर्टिकुलर 4 सीट, चाहे बस्तर हो, कांकेर, सरगुजा हो,
या स्वयं का रायगढ़। तो स्थानीय मुद्दे भी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, और पास्ट टाइम के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का महतारी वंदन योजना को सुपरहिट होते हुए देखा गया, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो 5 न्याय की बात कही गई है, उसमें जो नारी न्याय, और जिसका आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आपने संबोधन में इसको काफी फोकस किए, तो ये सब विषय हैं जिसके ऊपर जनता, आम मतदाता वैचारिक मंथन करेगी, वैसा ही जैसे 2023 के विधानसभा चुनाव में कंपेयर करते हुए किए थे। अब बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़े नेता जब आते हैं मोहन जी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से 26% वोट मिला था, प्रत्याशियों के नाम से 66%, 2019 में मोदी जी के नाम से 30% और प्रत्याशियों के नाम से 70%। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव अलग है। इस समय पुलवामा नहीं है, इस समय विपक्ष कंप्लीट बिखरा हुआ नहीं है, तो राजनीतिक पर्यावरण दूसरे ढंग का है। तो यहां पर जिस तरह से सभी प्रांतों में, जैसे 3 दिन पहले जयपुर में अग्निवीर के बारे में राजनाथ जी जो बोले, तो वो भी एक विषय है और उसको कांग्रेस जिस तरह से रख रही है, तो यहां पर राष्ट्रीय लेवल पर दोनों पॉलिटिकल राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का जो एक प्रकार से कह सकते हैं डिक्लेरेशन जारी है, उसके ऊपर जनता मंथन कर रही है। लेकिन मैं इसे व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, योगी जी के आदिवासी के ऊपर काफी डिबेट हुआ, लेकिन साय साहब के मामले में ये नहीं है, प्योर आदिवासी है, ऐसा है। तो ये 4 सीट पर्टिकुलर उनके साख और इकबाल से जुड़ा हुआ है, और ये तो फिर वोटिंग चुनाव होने के बाद ही इसका रिजल्ट जब आएगा तब वास्तविक विश्लेषण हो पाएगा मोहन जी। ठीक है, तो एक तरीके से आदिवासी मुख्यमंत्री भी एक मुद्दा बस्तर में है, और इसे एक तरीके से भुनाने की बीजेपी की ओर से कोशिश होती है। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। भंसाली जी अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे थे और उनके पास अब काफी कुछ है बोलने के लिए। तो भंसाली जी, एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने का बीजेपी फायदा लेने की कोशिश कर रही है, ऐसे में जब राहुल गांधी कहते हैं कि आदिवासी हितैषी बीजेपी नहीं है, तो उनके पास तो कई तर्क हैं। उनके पास राष्ट्रपति भी आदिवासी हो गया, मुख्यमंत्री भी हो गया, तो आदिवासियों को लुभाने के लिए काफी कुछ है। ऐसे में कांग्रेस का तर्क तो गलत साबित हो रहा है बस्तर में। राष्ट्रपति जो है मोहन भाई, वो खाली बीजेपी के नहीं, पूरे देश के। और मेरे साथी प्रवक्ता महामहिम राष्ट्रपति जी के चुनाव के विषय में जो बात कर रहे थे, तो मैं ये बता दूं, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है भाई। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो अच्छा है ना, लोकतंत्र भी करते हैं। नहीं, समर्थन वाली बात आदिवासी ये कहीं आप तो संविधान आदिवासी विरोध की बात कर रहे हैं। जब आपको मालूम है आपका हारना तय है, हम इस डिबेट पर्याप्त सीटें नहीं है, राम मंदिर उज्जवल जाएंगे बात बुलाया भाई। अभी रामकृष्ण अडवाणी जी को वो भारत रत्न देने गए थे, मोदी जी बैठे हुए थे बढ़िया तन के, और हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी खड़ी थी। तो आप भाई शांत रहो, ये सब बातें जो है ये बोलने में अच्छी लगती है, पर देश जानता है। इस प्रदेश की हम बात करें, आपको तो अच्छे से पता होगा कि कितने आदिवासियों की जमीनों को इन्होंने अधिग्रहण कर लिया था। हमने सरकार बनके उन जमीनों को लौटाया। 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की। जस्टिस पटनायक की कमेटी बना इसलिए बनाई गई थी कि जिन लोगों को जिन आदिवासी भाइयों को जेल में बंद किया गया था, आदिवासियों को जीरम घाटी के मुख्य संदिग्ध को टिकट दी है करने क्या राहुल गांधी उन्हें बचाने आए थे? आज अभी सरकार बने 4 महीना हुआ है। मुझे दुख होता है, एक दूध मुही 6 माह की बच्ची का क्रॉस फायरिंग में उसकी मृत्यु हो जाती है। आए दिन हम अखबारों के पन्ने पर पढ़ रहे हैं कि नक्सलवादियों का जो हाहाकार मचा हुआ है इस बस्तर में। इतने नक्सली कभी नहीं मारे गए थे पूरे 20 सालों में, जितना पिछले 3 महीनों में किया गया है। उज्जवल दीपक जो बोले सब सही, ऐसा नहीं तो गलत आंकड़े पेश मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के ये आंकड़े हैं, एनसीआरबी की ये रिपोर्ट है कि 2023 तक के जो थे 2018 और 2023 के बीच में नक्सलवादी घटनाओं में छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित कमी आई है। ये केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण आई है, राज्य सरकार के कारण नहीं आई है। और जब जीरम घाटी हमला हुआ था, केंद्र में आपकी सरकार थी, और उसके मुख्य संदिग्ध को जिसको चरणदास महंत जी कहते हैं कि तुम मिला हुआ है, उसको आप टिकट देते। राहुल गांधी आज बचाने आए हैं उनको। अरे तो
हमने वो जब खुलेआम कहते हैं बस्तर में बहुत कि तीर धनुष मारे। मोहन भाई, झीरम घाटी भी मुद्दा है क्या? आएंगे। झीरम के इनकी पार्टी के बड़े नेता जो भाजपा में आए हैं, चंद्रशेखर शुक्ला जी, उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि वो क्यों महेंद्र कर्माणी को ऐसी सजा दे रहे हैं। होना था दूध का दूध, पानी का पानी। चंद्रशेखर शुक्ला जी ने पूछा है कि राहुल गांधी जी ने कितनी बार संसद में झीरम घाटी पे सवाल उठाया है, और क्या वो झीरम घाटी के शहीदों को शहीद नहीं मानते? क्या उनके परिवार की शहीदी शहीद है? चलिए एक एक करके तो बोलने में भाई आपकी सरकार थी, आपका फेलियर इंटेलिजेंस था। आपके मुख्यमंत्री की जेब में सबूत है, क्यों नहीं निकले 5 साल वो जेल? आप लोग हैं, आप कहते हैं जेब में सबूत है। एनआईए की रिपोर्ट आज तक नहीं मिली है। अब तो हमारी सरकार नहीं है, 25 बार कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है। 5 साल तक एनआईए 5 साल तक आप कोयला चोरी करते रहे। चलिए एक एक करके क्या रिपोर्ट मांगी, क्लोजर रिपोर्ट नहीं दी, ये कहां पहुंच गए? चलिए थोड़ी देर बाद प्रभु श्री चलिए भंसाली जी, क्या झीरम घाटी भी मुद्दा रहेगा? आदर मत कीजिए नितिन जी प्रभु श्री राम का। जय जय श्री राम। ठीक, भंसाली जी चलिए हम आते हैं स्थानीय मुद्दों पे। इसमें झीरम घाटी क्या इस बार बस्तर का चुनाव का मुद्दा है? ये बस्तर वो सीट है जिसे पिछली बार आपने जीता था। अब झीरम घाटी के सच को लेकर जब बात होती है तो आपकी सरकार भी थी, तो क्या ये मुद्दा बना रही है कांग्रेस, या इसे अनटच रख के चुनाव लड़ रही है? मैं आपको आज की बात बताता हूं। इनके पार्टी के दिग्गज नेता चंद्रशेखर शुक्ला जी, जो अभी भाजपा प्रवेश किए, उन्होंने आज एक लेटर लिखा है राहुल गांधी जी को, उनसे क्वेश्चन पूछा है और उनको बताया है कि झीरम घाटी का जो परिणति थी, किसकी परिणति थी? कांग्रेस पार्टियों की आपसी खूनी रंजिश की परिणति थी। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछा है, क्या सिर्फ उनके परिवार के शहीद कहलाए जाएंगे? क्या झीरम घाटी के शहीद नहीं कहलाए जाएंगे? मुझे ये बताइए, उन्होंने संसद में ये पूछा है की बात कर रहे हैं। बताइए, अरे इनकी पार्टी के दिग्गज नेता हमारे भाई है, पर अभी ठीक है उन्होंने दल बदल दिया है, पर उनकी डिबेट निकाल लो। और ये सवाल पहले की डिबेट, राहुल गांधी से डिबेट निकालो, उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं भाजपा पे मेरे भाई। हम आज की बात करेंगे। आज की बात क्यों? कितने दिनों की बात है भाई? 2 महीना पहले ही झीरम पे उन्होंने क्या बोला, आप कहेंगे तो मैं वो क्लिप निकाल के भेज दूंगा, फिर आप उनसे पूछिएगा कि भाई ये मन परिवर्तन कैसे हो गया इतनी अचानक, तो वो जवाब देंगे आपको। ठीक है, चलिए एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी की। चंद्राकर जी, ये तो एक राजनीतिक मुद्दों में उलझती हुई पार्टियां दिख रही है, पर जो ये असल मुद्दे हैं बस्तर के, उस पर क्या ये चुनाव फोकस होगा? नक्सलवाद है, आदिवासियों की स्थिति है, सरकार कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की है अभी, ये मुद्दे क्या पीछे छूट जाएंगे इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप में? आपको क्या लगता है? देखिए मोहन जी, बस्तर का जो मतदाता है वो काफी जागरूक सदैव से रहा है, और उनके अवेयरनेस की चर्चा जब राजा भंसदेव जी के महल में गोलीकांड हुआ उस समय से तारीफ होती रही। आप 2014 के चुनाव में जिस तरह से दीपक कर्मा जी को बड़े लीड से बेदूराम जी हराए थे, और दीपक वैद्य जी जिस तरह से चुनाव जीते थे, तो ये वो लोकसभा चुनाव में तो निश्चित रूप से बस्तर की जनता अपने स्थानीय मुद्दों की बात है, तो वहां पर अभी डिबेट का विषय है आरक्षण के ऊपर, और आरक्षण को दोनों एंगल से देखा जा रहा है। एक एंगल था कि छत्तीसगढ़ में जो पूर्व सरकार थी वो जिस तरह से आरक्षण के मसले के ऊपर जो उसका परसेंटेज बढ़ाई थी, वो भी एक डिबेट का विषय है। तो वहां पर दूसरा ये है कि मे भी यह सरकार बरकरार रही तो आरक्षण के ऊपर जिस तरह से निजी क्षेत्रों से लेकर के अन्य क्षेत्रों में लागू होना चाहिए, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा डिबेट हो रहा है। तो दूसरी तरफ धर्मांतरण का भी विषय, और तीसरी बात आती है राष्ट्रीय मुद्दे बस्तर में, वहां भी उसके ऊपर डिबेट हो रहा है। लेकिन मोहन जी, इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि देखिए दोनों पार्टियों के दृष्टिकोण से चर्चा कर, बीजेपी अपने प्रत्याशियों का जो सूची जारी की है उसमें 42% अदर पार्टी से या अदर विचारधारा से आए हुए प्रत्याशी हैं। वे संघ के शाखा में भी नहीं गए हैं, लेकिन बीजेपी का टारगेट है कि ये जिताऊ प्रत्याशी हो सकते हैं, इसलिए उनको टिकट दी है। रही बात कांग्रेस का, तो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, जिनका कांग्रेस पार्टी के प्रति कमिटमेंट नहीं है वो बेशक जा सकते हैं, और राहुल एक नया कांग्रेस बना रहा, और वो नया कांग्रेस लॉन्ग टर्म में जाते हुए दिखाई दे रहा।
तो ये सब विषय हैं। और दूसरी बात है दोनों की गारंटी, और गारंटी के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि बस्तर भी अछूता नहीं है और पूरे देश के 543 लोकसभा क्षेत्र भी अछूते नहीं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके के मुद्दों के साथ चुनाव हो रहा है और इसीलिए दिग्गजों का लगातार बस्तर दौरा है। मोदी ने जो बातें कही कुछ उसी अंदाज में राहुल जवाब देते हुए नजर आए। दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी, राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो देश में कई जगह दोहराई गई है, बस्तर में आकर भी उन्होंने बात कही है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, और एक महत्वपूर्ण बात कि गरीबी से उबारने की कोशिश। और बस्तर आप जानते हैं कि किस तरीके की स्थितियों से गुजर रहा है, तो वहां ऐसे मुद्दों को तो जनता हाथों हाथ लेगी। गरीबी से उबरने की एक ललक जो है वो बस्तर में है। ऐसे में ये मुद्दे हाइप में आएंगे तो बाकी मुद्दे दब जाएंगे। क्या कहेंगे आप? मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करना चाहूंगा जो मौलिक नहीं है। आप देखिए, एक तो उसमें जिसने भी इसको डिजाइन किया, जो भी इनकी टीम है, 2 फोटोग्राफ उसमें थाईलैंड से ली गई है, राहुल गांधी जी की पसंदीदा जगह है, और एक अमेरिका से, कि ये बताते हुए कि ये भारत की तस्वीर है। ये घोषणा पत्र नहीं है, ये मोदी विरोध पत्र है। कुछ एक योजनाओं के अलावा, कुछ एक बेतुकी घोषणाओं के अलावा बाकी सारी चीजें मोदी जी की करंट योजनाओं की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। तो ओरिजिनलिटी कहाँ है? और ये नया कांग्रेस बनाने की बात कर रहे हैं, ये नया बनाते जाएंगे, ये वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 लाते जाएंगे, पर हिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फेल्ड प्रोडक्ट को जितने बार वे लॉन्च करें, मोदी जी कई बार कहते हैं इस बात को, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। आप देखिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की झलक है। मैंने जैसा कहा कि इंदिरा गांधी जी के जमाने में जात और पात की बात नहीं होती थी, और ये जाति जनगणना क्या ये बस्तर में चल पाएगा? क्या ये सारी चीज बस्तर में चल पाएगी? क्या बिल्कुल चलेगी जी, बिल्कुल चलेगी। ये दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, इनको ये बताना पड़ेगा कि दबे कुचले हैं क्यों ये लोग, किसने बनाया इनको दबा कुचला, किसने इनको इग्नोर किया, किसने इनको अवॉइड किया, कितने इनका विकास नहीं होने दिया, कितने ऐसे ऑफिसरों को पोस्ट किया। चंद्राकर जी को सुन लेते। चंद्राकर जी, वही हम बात कह रहे थे कि जो बीजेपी पूरे देश में मुद्दे लेके चल रही है, वो बस्तर में क्या मालूम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। जिस तरीके की बात अभी दीपक जी ने कही, राम का मुद्दा या फिर कहें मुस्लिम लीग, ये इस तरीके के मुद्दे बस्तर में चलते दिखे नहीं है। क्या लगता है आपको, दौड़ेंगे, चलेंगे, क्या होगा इस बार बस्तर में? देखिए मोहन जी, बस्तर निश्चित रूप से वहां पर आदिवासी जो लिटरेट लोग हैं, और उनके कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो के प्रकृति के पुजारी हैं, इस तरह की बात, और जंतर मंतर में जिस तरह से वो प्रदर्शन किए, यह अलग विषय है। लेकिन बीजेपी कहती है कि वो हमारे सनातन धर्म के वर्गों में एक शामिल है। दूसरी बात है, जाति जनगणना की बात यहां पर बार बार हो रही, तो मैं सुशील मोदी जी से मेरा पर्सनल रिलेशन रहा है बिहार में, और सुशील मोदी जी स्वयं नीतीश कुमार जी के साथ और अन्य विधानसभा में जाति जनगणना का बिहार की असेंबली में प्रस्ताव पारित किए थे, और एक डेलीगेशन लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी मिले थे। तो ये विषय, और विषयों को नकारा नहीं जा सकता, अलग अलग दृष्टिकोण होगा सबका, लेकिन मूल बात यह है, बस्तर का यह चुनाव निश्चित रूप से जिस तरह से 23 के विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना सफलता की एक गारंटी बनी थी, तो 1 लाख रुपया बहुत बड़ी राशि होती है, और 50% महिलाएं या 49.7% महिलाएं इस देश में मतदाता हैं टोटल, तो एक बड़ा डिक्लेरेशन कांग्रेस का तो है। और यह पता चलेगा वोटिंग बिहेवियर के बाद कि ये क्या सुपरहिट हुआ कि नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए, ये बस्तर का वोटिंग बिहेवियर जो है वो काफी अलग है, और इसीलिए हमें विधानसभा में भी परिणाम अलग देखने को मिले, और उसके बाद लोकसभा में, पिछली लोकसभा में भी अलग परिणाम आए थे। भंसाली जी, पिछली लोकसभा के परिणाम को क्या दोहरा पाएंगे? क्या पिछली बार फायदा ये था, प्लस पॉइंट ये था कि आपकी सरकार थी? निश्चित तौर पर बस्तर के लिए इन 5 वर्षों में हमने जो काम किए, उन काम को लेकर भी आम जनता के बीच है। साथ ही ये चुनाव केंद्रीय मुद्दों पर हो रहे हैं। केंद्र ने बस्तर को क्या दिया, 10 साल में सिर्फ जुमला, इन जुमलों का जवाब देने के लिए जनता बिल्कुल उतारू है। और हमने हमारी गारंटियों को लेकर, हमारी गारंटियों को लेकर जो आम आदिवासियों के, बस्तर की जनता के बीच में है, बिल्कुल वो उससे कन्विंस है, और हम पूरी तरीके से आश्वासित हैं कि बस्तर में फिर से कांग्रेस का परचम लहराएगा।
ठीक है, बस्तर में परचम लहराएगा, फैक्टर अलग अलग तरीके से कांग्रेस गिना रही है। उज्जवल जी के पास चलते हैं। उज्जवल जी, विधानसभा में भरोसा वहां की जनता ने आप लोग पर किया, कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो फैक्टर था उसमें धर्मांतरण भी एक मुद्दा था। लोकसभा में ये चीजें बदली हैं, कांग्रेस दावा ठोक रही है गरीबी की बात, आदिवासियों की बात, नक्सलवाद की बात करके। ऐसे में क्या विधानसभा जैसा परिणाम हमें बस्तर में देखने को मिलेगा? आपको मैं आंकड़ों की अगर बात करूं तो जब 2019 में हमारे पास 14 से 15 सीटें थी, तब हमको 9 सीटें मिली थी। आज हमारे पास 54 सीटें हैं। प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और जिस उत्तरोत्तर गति की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, जैसा कि हमने कहा कि हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। माँ कौशल्या के धाम पर 11 कमल राम, बहुत खुशी हुई और 11 कमल छत्तीसगढ़ काम किया है भाई। छत्तीसगढ़ 11 कमल 400 कमल के गुलदस्ते में चढ़ाने जा रहा है। मैं तो यही चाहता था छत्तीसगढ़ कि माँ कौशल्या का धाम है और भगवान राम का धाम है, और ये हम मानते हैं। याद तो किया, उन लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए जो राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण ठुकरा देते हैं। उन्हें माँ कौशल्या की बात नहीं करनी चाहिए। जिस कार्यक्रम में पूरे विश्व के लोग हाथों रुए जा रहे थे जाने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने उस निमंत्रण को ठुकराया है। देश की जनता कांग्रेस को ठुकराने जा रही है, और लाठी छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को लाठी मारने जा रही है। किया था, सीधी सी बात। बस्तर में क्या ये बस्तर में चलेगा राम मंदिर का? राज्य सरकार की 3 बड़ी योजनाएं, आवास 18 लाख आवास जो भूपेश सरकार ने रोक के रखा था, हमने बनाया था, ये हमने उन आदिवासियों को दिया है। कि हम रखे थे, चाबी बांटने का चरण पादुका योजना उनको मिल रही है। चरण पादुका जल जीवन मिशन, ट्रांसफर कर जल जीवन मिशन के तहत ये तो हर घर में नल लोगों तक पहुंच रहा है। 5500 रुपए तेंदुपत्ता का मानक मूल्य वो पहुंच रहा आदिवासियों को। राज्य सरकार अपने सारी गारंटियों को पूरा कर रही है, और वो कांग्रेस जो गारंटी शब्द भी हमसे उधार में लेती है, उन्हें गारंटियों की बात नहीं करनी चाहिए। गारंटी शब्द भी उधार में लिया गया कांग्रेस के घोषणा पत्र में, ये मोदी की गारंटी है। ठीक, चलिए, ये गारंटी पूरा होने की गारंटी है। वर्सेस न्याय का जो असर है वो तो जनता तय करेगी। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं चंद्राकर जी से। चंद्राकर जी, बस्तर सत्ता की चाबी विधानसभा में, लोकसभा में इसे काफी अहम तरीके से देखा जा रहा है, और इसीलिए राहुल भी आए, मोदी भी आए, राजनाथ भी आए, और इसके बाद और बड़े नेताओं का भी आना होगा। क्या लग रहा है, ये स्टार वार भी असर करेगा क्या इस चुनाव में, बस्तर में, खासतौर पर उन आदिवासियों में जो कि कई अभावों में जी रहे हैं? बिल्कुल मोहन जी, जो स्टार प्रचारक आते हैं तो वो तो छाप छोड़ करके जाते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों के, और उनके जो पार्टी के मतदाता होते हैं वो इम्प्रेस तो होते ही। लेकिन मूल बात यह है, बस्तर निश्चित रूप से विधानसभा में छत्तीसगढ़ में महती भूमिका सदैव से निभाती आई है, और जब एमपी में थे तब भी। लेकिन बस्तर में जिस तरह से अब विविधता है, अर्बन एरिया भी है, एक प्रकार से एकदम नोबल जो आदिवासी भाई लोग हैं वो लोग भी हैं, तो यहाँ का जो परिणाम होगा वो एक मैसेज तो छोड़ेगा कि दूर दराज अमुज बाढ़ एरिया जहां शामिल है, वहां की जनता किस पार्टी के ऊपर मोहर लगा रही। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, और हमको भी इंतजार रहेगा कि ये बस्तर की बिसात जो बिछी है उसकी बाजी आखिर मारता कौन है, उसमें जीत हासिल कौन करता है। और क्योंकि पहला चरण है, इसलिए इस पहले रण को लेकर काफी कुछ हद तक जो वहां पर एडवांटेज लेगा उसका असर बाकी चरणों पर भी पड़ेगा। इस बात की जो है जानकारियां आ रही है। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दीपक उज्जवल थे, उनका बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।